हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 8 साइंस बुक का चैप्टर 2 करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आई। इस चैप्टर में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में है प्रोब एंड पॉन्टर। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट यू माइट सी इफ द इनविजिबल वर्ल्ड अराउंड यू बिकेम विजिबल। यानी आपने कभी सोचा कि क्या होगा अगर हमारे जो आसपास का इनविजिबल वर्ल्ड है वो विजिबल हो जाए, तो हम लोग क्या देख पाएंगे। हाउ डू यू थिंक योर ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस हिडन वर्ल्ड माइट चेंज द वे यू थिंक अबाउट साइज, कॉम्प्लेक्सिटी और इवन व्हाट काउंट्स एज लिविंग। यानी क्या आपको लगता है कि आपका जो ऑब्जर्वेशन है हिडन वर्ल्ड के साइज, कॉम्प्लेक्सिटी और बाकी चीज़ों को लेकर बदलेगा। हैव यू थॉट हाउ दिस टीनी लिविंग बींग्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर। क्या आपने सोचा कि कैसे ये टीनी लिविंग बींग्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। द ह्यूमन आई कैन ओनली सी ऑब्जेक्ट्स दैट आर एबव सर्टेन साइज। फॉर अ लॉन्ग टाइम मैनी टीनी थिंग्स अराउंड अस रिमेन्ड अननोन. Long ago, people discovered that a curved piece of glass could make small things look bigger. The piece of glass was shaped like a lentil seed, thick in middle and thin at edge. Hence, they called it a lens. यानी जो हमारा ह्यूमन आई होता है वो ऑब्जेक्ट्स को देख सकता है एक सर्टेन साइज तक ही। बहुत समय तक हम लोगों के अराउंड जो छोटे छोटे थिंग्स थे वो अननोन रहे। बाद में चल के जब एक ग्लास के कर्व्ड पीस का डिस्कवरी हुआ तब हम लोग उनको बड़ा देख पाते थे। बाद में चल के जब एक ग्लास के कर्व्ड पीस का डिस्कवरी हुआ तब उन चीज़ों को हम लोग बड़ा करके देख पा रहे थे। और वो जो ग्लास का पीस था वो लेंटिन सीड के तरह था, उसके शेप का था, बीच में थिक था और साइड में एड्स में थिन था, इसलिए उसको लेंस कहा गया। Over time, lenses were improved to become more powerful. Each new tool, from simple magnifying glasses to microscopes, helped humans see what their eyes could not. The invention of the microscope opened a fascinating hidden world filled with teeny living creatures. We will explore some of these life forms in this chapter. समय के साथ जो लेंस जो था वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होने लगा और भी ज़्यादा पावरफुल होने लगा। जितने भी जो टूल थे, सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास से लेकर के माइक्रोस्कोप तक, सभी ने ह्यूमंस को हेल्प किया वो देखने में जो कि हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख पाते। माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन से ही जो हमारा हिडन वर्ल्ड था टीनी लिविंग क्रिएचर्स का, वो हम देख पाए। ऐसे ही कुछ टीनी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लाइफ फॉर्म के बारे में इस चैप्टर में पढ़े। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द अमेजिंग वैरायटी ऑफ लिविंग बींग्स. Just look around, there are so many beautiful plants and animals. They are of all shapes, sizes and colors. Some living beings are teeny while others are really big. आपने पहले ही पढ़ा कि हमारे जो अर्थ पे है बहुत सारे लिविंग बींग्स के वैरायटी है। हम आसपास अपने देखिए तरह तरह के प्लांट्स है, एनिमल्स है, ब्यूटीफुल प्लांट्स हैं। वो सब अलग अलग शेप्स के हैं, साइजेस के हैं और कलर्स के हैं। कुछ बहुत ही छोटे हो सकते हैं, कुछ बहुत ही बड़े हो सकते हैं। They differ not only in their structure but also in many other features. वो अपने स्ट्रक्चर के साथ साथ अपने फीचर्स में भी अलग अलग होते हैं, उनमें भिन्नता होती है। All these living beings, whether plants or animals, are called organisms. Have you ever noticed the smallest organism around you that is visible to the naked eye? Think about it. How a small thing can your eyes actually see? जितने भी जो लिविंग बींग्स होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो गए या एनिमल्स हो गए, सबको ऑर्गेनिज्म ही कहा जाता है। क्या आपने अपने आसपास सबसे छोटा कोई ऑर्गेनिज्म नोटिस किया जो कि आप नेकेड आई से देख सकते हैं? इसके बारे में आप सोचिए कि आपकी आंखें कितनी छोटी चीज़ों को देख सकती हैं। यू माइट हैव सीन सम पीपल यूजिंग रीडिंग ग्लासेस. हाउ डज इट हेल्प देम टू सी बेटर? और what happens when we use a magnifying glass to observe something? आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग हैं वो पढ़ते टाइम ग्लासेस का यूज़ करते हैं। वो उन्हें कैसे हेल्प करता है अच्छे से देखने के लिए? और क्या होता है जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास से किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं? इस सब के बारे में आपको सोचने के लिए कहा गया है। लेट अस ऑब्जर्व.
इसमें आपको फर्स्ट स्टेप में बोला है कि एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेना है जो कि ग्लास का बना हो, जैसे ये फिगर में बताया गया 2.1 में। फिर उस फ्लास्क के माउथ को एक कॉर्क से बंद कर देना है और उस फ्लास्क को थर्ड स्टेप में अपने किसी बुक पे रखना है जो कि ओपन हो। तो आप ये नोटिस कीजिएगा कि जो लेटर्स हैं वो जो फ्लास्क के जरिए हमें दिख रहे हैं वो बड़े लग रहे हैं। ये ऐसा क्यों होता है ये बताया गया है। दिस हैपेंस बिकॉज द फ्लास्क फिल्ड विथ वाटर एक्ट्स लाइक अ मैग्नीफाइंग ग्लास। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस फ्लास्क में पानी भरा होता है वो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है। अब बोला गया है कि एक रियल मैग्नीफाइंग ग्लास को लो और उससे छोटे ऑर्गेनिज्म जैसे एंट यानी चींटी को देखने का कोशिश करो। क्या आप उसके बॉडी के डिटेल्स को अच्छे से देख पा रहे हैं? For a long time, people were curious to explore the tiny organism around them, but they could not see them with their naked eyes. बहुत लंबे समय तक के लिए जो लोग थे वो क्यूरियस थे, उत्सुक थे ये जानने के लिए कि हमारे आसपास में जो टीनी ऑर्गेनिज्म है वो कैसे है, कैसे उनका लाइफ चलता है, लेकिन वो उन्हें अपने नेकेड आई से नहीं देख पाते थे। So how did we finally discover this invisible world? तो ये इनविजिबल वर्ल्ड हमने डिस्कवर कैसे किया? डू यू नो विच साइंटिस्ट डिस्कवरी हेल्प अस सी द टीनी वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? क्या आपको पता है कि किस साइंटिस्ट की डिस्कवरी की वजह से हम लोग टीनी वर्ल्ड को फर्स्ट टाइम देख पाए? इन 1665 a scientist named Robert Hooke published a book called Micrographia. He was careful observer, a skilled artist. In this book, he showed detailed drawings of teeny things that people had never seen before, things he saw using a tool we know called a microscope. इसमें बताया गया है कि 1665 में रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने एक अपना बुक पब्लिश किया जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। वो बहुत ही केयरफुल ऑब्जर्वर थे, स्किल्ड आर्टिस्ट थे। इस बुक में उन्होंने बहुत ही डिटेल ड्राइंग दिया टीनी थिंग्स का जो कि पीपल अपने नॉर्मल आंखों से नहीं देख पाते हैं, नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं। और ये चीज़ उन्होंने देखा एक टूल के हेल्प से जिसे हम लोग माइक्रोस्कोप कहते हैं। इस माइक्रोस्कोप में थिंग्स लुक 200 to 300 times bigger than what one could see with the unaided eye. One day he looked at a thin slice of cork and saw it was made of many small empty spaces. उसका जो माइक्रोस्कोप था उससे 200 से 300 गुना ज़्यादा बड़ा हम कोई भी ऑब्जेक्ट देख सकते थे। एक दिन उसने एक थिन स्लाइस लिया कॉर्क का और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया। उन्होंने पाया कि बहुत सारे स्मॉल एम्प्टी स्पेसेस हैं। दिस कंपार्टमेंट्स रिमाइंडेड हिम ऑफ ए हनीकॉम्ब। ही ड्रू व्हाट ही सॉ एंड called each small space a cell. This was the first time the word cell was used in science to describe the basic unit of life. उन्होंने जब ये देखा तो उनको इनका स्ट्रक्चर हनीकॉम्ब के जैसा लगा, तो उन्होंने जो देखा उसी को ड्रॉ कर दिया और उसके जो स्मॉल स्पेसेस थे उनको सेल कह दिया। और ये पहली बार था कि जब किसी ने बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ को नाम दिया है। अराउंड द सेम टाइम इन 1660s, एंटोनी वैन ल्यूवेनहुइक, a Dutch scientist, made better lenses that allowed him to build more useful microscope. He was first person to clearly see and describe teeny living things like bacteria and blood cells. Because of this, he is known as the father of microbiology. उन्होंने बेटर लेंसेज बनाए जिसकी वजह से वो माइक्रोस्कोप्स भी बहुत सारे बना पाए, डेवलप कर पाए। और वो एक ऐसे पहले आदमी थे जिन्होंने क्लियरली देखा और डिस्क्राइब किया टीनी लिविंग थिंग्स को, जैसे बैक्टीरिया हो गए, ब्लड सेल्स हो गए, और इसी की वजह से उनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। यहाँ से आपका 1 मार्क का क्वेश्चन बन जाएगा। व्हाट इज अ सेल? ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. You might wondered what cells actually look like. Let us take a closer look at the basic structure of cell using a microscope. सारे जो लिविंग बींग्स होते हैं वो सेल से बने होते हैं। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जो सेल है वो दिखता कैसे है। चलिए इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से देखते हैं, माइक्रोस्कोप से इसको ऑब्जर्व करते हैं। देखिए यहाँ पे एक आपको एक्टिविटी कराया गया है, तो चलिए इसको करते हैं। आपको फर्स्ट स्टेप में बोला है अनियन बल्ब लेना है किचन या गार्डन से और उसको अच्छे से पानी से वॉश कर लेना है। फिर उसको वर्टिकली पीसेस में कट करना है जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है। फिर थर्ड स्टेप में एक पीस लेना है ऑनियन का और उसमें से एक थिन
ट्रांसपेरेंट लेयर होगा उसके इनर सरफेस पे दिखेगा आपको, उसको फॉरसेप्स की हेल्प से निकाल लेना है और इसी लेयर को ऑनियन पील कहते हैं। फोर्थ स्टेप में आपको उस पील को पेट्री डिश में डालना है जिसमें सेफ्रेनिन का कुछ ड्रॉप्स हो। सेफ्रेनिन क्या होता है, वो रेड कलर स्टेन होता है जो कि पिंकिश कलर सेल्स को प्रोवाइड करेगा और उसको 30 सेकेंड्स के लिए डालना है जिसकी वजह से हम उसे अच्छे से देख पाएंगे। फिफ्थ स्टेप में आपको एक थिन ब्रश से उस जो ऑनियन पील है उसको दूसरे पेट्री डिश में ट्रांसफर करना है जिसमें वाटर होगा। वाटर क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा जो स्टेन होगा उसको हटा देगा जिससे कि हम लोग अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए। फिफ्थ स्टेप में आपको उस ऑनियन पील को ग्लास स्लाइड पे अच्छे से तरीके से रखना है ताकि वो टूटे नहीं। सिक्स स्टेप में आपको उस पर एक ड्रॉप डालना है ग्लिसरीन का ऑनियन पील पे। ग्लिसरीन क्या करता है, वो प्रिवेंट करता है सेल्स को ड्राई होने से जिससे कि हमें क्लैरिटी होगा, ज़्यादा अच्छे से हम देख पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। फिर उस पर एक कवर स्लिप स्लोली डालना है नीडल की हेल्प से ताकि उसमें एयर बबल्स जो है ट्रैप ना हो जाए। अब एक ब्लॉटिंग पेपर यूज़ कीजिएगा जिससे कि जो साइड में ज़्यादा जो ग्लिसरीन है उसको वाइप कर सकें। और लास्ट स्टेप में आपको इसमें फुल स्कोप या माइक्रोस्कोप से देखना है और कंपेयर करना है कि आपने क्या देखा। ये जो डायग्राम है वही आपने देखा होगा। You will observe nearly rectangular structures under the microscope. These are the cells of onion peels which are closely arranged without any space between them. Try to observe the peels of the leaves of different plants around you. You will find that all plants are made up of cells. What do you think the body of an animal is made up of? इसमें आपको बोला गया है कि आप एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर देखिएगा माइक्रोस्कोप के अंदर। ये सेल्स है ऑनियन पील का, ये बहुत ही अच्छे से क्लोजली अरेंज्ड होता है जिसमें स्पेसर नहीं होते हैं। अब आपको कहा गया है कि जो डिफरेंट प्लांट्स के लीव्स के पील्स को ऑब्जर्व कीजिए और बताइए कि उसमें क्या डिफरेंसेस हैं। और ये भी कहा है कि आप ये ऑब्जर्व कीजिएगा जो सारे जो लीव्स हैं उस सब में आपको सेल्स ही मिलेगा। चलिए अब नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं, लेट अस इन्वेस्टिगेट। इसमें आपको फर्स्ट स्टेप में बोला है कि अपने माउथ को रिंस करना है क्लीन वाटर से। सेकेंड स्टेप में आपको एक क्लीन टूथपिक यूज करना है और उसके ब्लंट एंड को अपनी चिक के इनर साइड पे जेंटली स्क्रैप करना है। थर्ड स्टेप में उस स्क्रैप्ड मटेरियल को एक ड्रॉप वाटर में डालना है क्लीन स्लाइड पे और उसको अच्छे से स्प्रेड कर देना है। फोर्थ स्टेप में आपको एक ड्रॉप मिथिलीन ब्लू का डालना है, उसमें सेफ्रानिन डाले थे, इसमें मिथिलीन ब्लू डालना है। वो एक ब्लू कलर्ड स्टेन होता है और इसको पूरे मटेरियल पे स्लाइड पे डाल देना है। इस स्टेन को डालने से भी सेम सेफ्रेनिन की जैसे विजिबिलिटी बढ़ेगा, अच्छे से हम लोग देख पाएंगे, कंट्रास्ट अच्छा होगा। फिर इसको 1 मिनट छोड़ना है और एक ड्रॉप ग्लिसरीन डालना है जिसकी वजह से ये सेल्स को ड्राई होने से बचाएगा। अब आगे के स्टेप में आपको एक कवर स्लिप लेना है और उसको अच्छे से मटेरियल पे डाल देना है और उसके साइड में जो एक्सेस ग्लिसरीन है उसको ब्लॉटिंग पेपर से साफ कर देना है। अब इसको स्लाइड को अच्छे से माइक्रोस्कोप के अंदर डालना है और देखना है कि हम लोगों ने क्या देखा और नोटबुक में इसको ड्रॉ भी करना है। ये आपका जो डायग्राम है वो है जो आपने देखा होगा। ये सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म होगा और न्यूक्लियस होगा। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? यू विल डू ऑब्जर्व अ polygon shaped structure as shown in figure 2.4. These are chick cells which are from the inner lining of your mouth. आप देखोगे कि पॉलीगॉन शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि ये 2.4 फिगर में है, ये चिक सेल्स है माउथ के इनर लाइनिंग से निकाले गए हैं। व्हाट आर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व इन द सेल्स ऑफ अनियन पील एंड ह्यूमन चिक सेल्स? आपने उसमें सिमिलरिटीज क्या देखी और डिफरेंसेस क्या देखे ऑनियन पील सेल में और ह्यूमन चिक सेल में, ये बताना है। यू हैव ऑब्जर्व्ड दैट सेल्स हैव 3 मेन पार्ट्स, अ थिन outer lining is central region and a small round structure inside it. The outer layer is called cell membrane. The round structure in the middle is nucleus, which is also covered by a thin membrane. The space between the cell membrane and nucleus is filled with cytoplasm. आपने यहाँ पे मेनली 3 स्ट्रक्चर्स देखे होंगे। पहला एक आउटर लाइनिंग जो कि सेल मेम्ब्रेन होता है, वो आउटर लेयर होता है सेल का। दूसरा सेंट्रल रीजन, तीसरा है राउंड स्ट्रक्चर इनसाइड इट। ये जो राउंड स्ट्रक्चर है सेल के बीच में उसको न्यूक्लियस कहा जाता है जो कि एक थिन मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है।
और जो स्पेस होता है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का, उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। These three cell membrane, cytoplasm and nucleus are the basic parts of cell. Some cells like onion peel cells have an extra outer layer called the cell wall. What is the importance of these structures in a cell? What function do they perform? Are these functions important for maintenance of life? तीन स्ट्रक्चर्स देखे होंगे सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का, जो कि बेसिक पार्ट्स होते हैं सेल के। वहीं आपने ओनियन पील सेल में एक एक्स्ट्रा आउटर लेयर देखा जो कि था सेल वॉल। इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है और ये क्यों होता है, ये मेंटेनेंस कैसे करता है लाइफ का, तो इसके बारे में देखते हैं अब। सेल मेम्ब्रेन इंक्लूजेस द cytoplasm and nucleus. The cell membrane separates one cell from another. It is porous and allows entry of materials essential for life processes and the exit of waste material. ये जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को इंक्लोज करता है। ये एक सेल से दूसरे सेल को सेपरेट करने में भी हेल्प करता है। सेल मेम्ब्रेन पोरस होता है जिससे कि एंट्री होता है कुछ मटेरियल्स का, जो कि हमारे लाइफ प्रोसेस के लिए और वेस्ट मटेरियल के एग्जिट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइटोप्लाज्म कंटेन्स अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल एंड कंपाउंड्स सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड मिनरल साल्ट्स। मोस्ट ऑफ लाइफ प्रोसेसेस टेक प्लेस विद इन द साइटोप्लाज्म। यानी साइटोप्लाज्म में होता है वो दूसरे जो कंपोनेंट्स होते हैं सेल को, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल साल्ट्स, इन सबको रखता है। और हमारा जो लाइफ प्रोसेसेस होता है वो भी साइटोप्लाज्म में ही होता है। द न्यूक्लियस रेगुलेट्स ऑल द एक्टिविटीज दैट ऑकर विद इन अ सेल। इट रेगुलेट्स ग्रोथ। न्यूक्लियस जो भी एक्टिविटीज होते हैं सेल में उस सबको रेगुलेट करता है और ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। द सेल वॉल इन द प्लांट सेल प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। दिस इज व्हाई ऑल सेल्स आर अरेंज्ड कॉम्पैक्टिवली विथ ईच अदर एंड लुक फॉर्म इन स्ट्रक्चर। जो सेल वॉल होता है वो प्लांट सेल में रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ देता है, और इसी की वजह से जो सेल्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे से अरेंज होते हैं और उनका स्ट्रक्चर भी फॉर्म होता है प्लांट सेल में। सेल्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट हैव टीनी रॉड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड plastids. Some plastids like chloroplasts contain chlorophyll which makes them green and help in photosynthesis. In non-green parts, they help in storage of substances. Plant cells also have a large empty looking space called a vacuole. This helps the plant cell store important substances, get rid of waste and maintain the shape of the cell. This gives strength and support to the plant. In animal cells, vacuoles are usually not present. If present, they are usually small. These small vacuoles store certain substances dissolved in water. So a cell is not just a simple bag of liquid. It is a complex structure made up of many different parts, each with its own special function to allow the cell and in turn the entire organism to work. सारे पार्ट्स में रॉड शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको प्लास्टिड कहते हैं। कुछ जो प्लास्टिड होते हैं जैसे क्लोरोप्लास्ट, उनमें क्लोरोफिल होता है जो कि उन्हें ग्रीन बनाता है, उनका कलर उसकी वजह से ग्रीन होता है और उससे फोटोसिंथेसिस में हेल्प होता है। और जो नॉन ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, उसमें ये क्लोरोप्लास्ट स्टोरेज का भी काम करता है। प्लांट सेल के पास एक लार्जर एम्प्टी यानी खाली दिखने वाला स्पेस होता है जिसको वैक्यूल कहते हैं। ये वैक्यूल जो होता है वो हमें इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस को स्टोर करने में हेल्प करता है, वेस्ट से छुटकारा दिलाने में हेल्प करता है और मेंटेन करता है सेल का शेप। ये स्ट्रेंथ भी और सपोर्ट भी प्लांट को प्रोवाइड करता है। एनिमल सेल में या तो वैक्यूल जो होता है प्रेजेंट नहीं होगा, अगर प्रेजेंट होगा तो वो बहुत ही स्मॉल होगा। ये जो वैक्यूल है वो कुछ सर्टेन सब्सटेंसेस को स्टोर करता है जो कि वाटर में डिसॉल्व होता है। तो इसी सब कारणों से जो सेल जो है वो सिंपल बैग लिक्विड का नहीं है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसमें काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं और सबका अपना अपना फंक्शन होता है। और इन्हीं सब की वजह से जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो वर्क कर पाता है। अब यहाँ पे एनिमल सेल ए में और बी में है प्लांट सेल। इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, बाकी सारे स्ट्रक्चर्स दोनों में है, लेकिन वैक्यूल और सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट ये तीन चीज़ें सिर्फ प्लांट सेल में है और एनिमल सेल में नहीं है। वी हैव नाउ अंडरस्टूड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल एंड वी नाउ आल्सो अंडरस्टैंड दैट प्लांट एंड एनिमल सेल्स डिफर इन शेप एंड स्ट्रक्चर। हमने अब बेसिक स्ट्रक्चर सेल का समझ लिया है। हमने ये भी समझा कि प्लांट और एनिमल सेल जो है उनमें डिफरेंसेस होते हैं उनके स्ट्रक्चर और शेप में। वेरिएशन इन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल।
The muscle cell and the nerve cell of a human are shown in figure 2.6a and b. What are similarities and differences you see in them? यानी बताया गया है कि ये मसल सेल है और ये है नर्व सेल. ए में मसल सेल और बी में नर्व सेल. इसमें आपको बताना है कि इनमें सिमिलैरिटीज क्या है और डिफरेंसेस क्या है. ये दोनों ही ह्यूमंस में पाए जाते हैं. A muscle cell is shaped like a spindle, while a nerve cell is very long and has branches. Similarly, some cells are round in shape, while others are long and thin. The number of cells also varies in different organisms. Why do cells look so different from each other? Does the shape and structure of a cell relate to its function? पहले फिगर में मसल सेल है जो कि स्पिंडल शेप का है, और वहीं दूसरे फिगर में नर्व सेल है जो कि बहुत ही लॉन्ग है और उनमें ब्रांचेस हैं. ठीक इसी तरह से कुछ जो सेल्स हैं उनके शेप राउंड होते हैं, वहीं कुछ लॉन्ग होते हैं और थिन होते हैं. इस सेल के जो नंबर्स है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होते हैं. लेकिन ऐसा क्यों होता है? इनमें डिफरेंसेस क्यों होते हैं? इनके शेप में, स्ट्रक्चर में और नंबर में डिफरेंसेस क्यों होते हैं? क्या इनके फंक्शन से ये सब रिलेटेड है? प्लीज सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2.